हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। 8 नवंबर 2016 की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मीडिया चैनलों पर यह घोषणा करने के लिए प्रकट हुए कि उनकी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 500 और 1000 के पुराने नोट प्रचलन से बाहर कर दिए जाएं ताकि भ्रष्टाचार और काले धन की जकड़बंदी को तोड़ा जा सके। उन्होंने उद्घोष किया कि राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों द्वारा जमाखोरी करके रखे 500 और 1000 के पुराने नोट अब कागज के टुकड़े मात्र रह जाएंगे। नोटबंदी एक वित्तीय या मौद्रिक कदम है और आम तौर पर ऐसे कदम केंद्रीय बैंक या वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन नोटबंदी की यह घोषणा न तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने की और न ही वित्त मंत्री ने, जिससे इस बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है कि इस निर्णय में वे शामिल भी थे। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बारे में घोषणा की जिम्मेदारी खुद ही उठाई और लगभग 40 मिनट हिंदी और 40 मिनट अंग्रेजी में इस निर्णय की घोषणा करते रहे। उनका भाषण नीतिगत निर्णय और उसके लिए लोगों का समर्थन मांगने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने प्रक्रिया संबंधी 20 से ज़्यादा ब्यौरे भी गिनवाए, जो आम तौर पर सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना का हिस्सा होते हैं। इस सुविचारित रणनीति के पीछे मकसद लोगों में यह भरोसा पैदा करने का मंसूबा था कि प्रधानमंत्री अतीत की बुराइयों को मिटा देने के लिए कृत संकल्प हैं। मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाले बहुत से मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि लोग किसी आंकड़े या प्रतिक्रिया के पीछे की असलियत से जितने अनजान होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने वालों के प्रति उनमें उतना ही ज़्यादा आदर और सम्मान का भाव होता है। इस तरह की राजनीतिक रणनीतियों को अपनाए जाने के साक्ष्य पूरी दुनिया के पैमाने पर बढ़ते जा
रहे हैं। देश में किसी वित्तीय या आर्थिक संकट का कहीं कोई संकेत नहीं था, यानी इंडिया की स्थिति डावाडोल है कि सरकार के शासन में किस तरह भारत मजबूत व एक ऐसी अर्थव्यवस्था बना जिसका सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा है। यह सच है कि प्रचलित नोटों के लगभग 86% को बंद करने का कदम एक असाधारण रूप से बड़ा कदम था और इसे लागू करने के लिए लोगों को कायल बनाने की जरूरत थी। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा भाषण का अधिकांश हिस्सा भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लोगों के गुस्से को उभारने और लोगों के दिमाग में यह बात बैठाने के प्रति समर्पित था कि काले धन का बड़ा हिस्सा नकदी या कैश के रूप में मौजूद है और नोटबंदी उसका खात्मा कर देगी। इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया था कि लोगों को कुछ कष्ट जरूर होगा, पर यह थोड़े दिन का ही होगा और काले धन का पर्दाफाश करने और भ्रष्टाचार के खात्मे जैसे बड़े बड़े फायदों के सामने यह कुछ भी नहीं है। बहुत सारे सवाल। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इस नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काले धन को निश्चित तौर पर कोई बड़ी खरोंच नहीं आई। इससे हमारे सामने कई सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन को बाहर लाने और भ्रष्टाचार को काबू में करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए नोटबंदी को एक साधन के रूप में क्यों चुना? वह क्या बात थी जिसके चलते उन्होंने एक ऐसे नेता के रूप में अपनी छवि उभारने की कोशिश की, जो अपने वायदे निभाना जानता है? नोटबंदी को एक साधन के रूप में अपनाया, अथवा क्या वह एक साधन के रूप नोटबंदी की विफलता और उसके दुष्परिणामों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे?
यह विश्वास करना कठिन है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार और काले धन पर काबू पाने की 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। यह विश्वास करना कठिन है कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार और काले धन पर काबू पाने की नोटबंदी की सीमाओं और अर्थव्यवस्था तथा आम जनता पर इसके बुरे प्रभावों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके सबूत हैं कि उन्हें इन दुष्परिणामों की जानकारी थी। उदाहरण के लिए रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपनी ताज़ा पुस्तक आई डू व्हाट आई डू में बताया है कि फरवरी 2016 में काले धन पर लगाम लगाने के उपाय के तौर पर नोटबंदी को अपनाने के बारे में उनसे मौखिक सलाह मशविरा किया गया था। उन्होंने सलाह दी थी कि नोटबंदी एक उचित कदम नहीं होगा और उसके जो भी दूरगामी फायदे हों वे तात्कालिक नुकसानों की भरपाई के लिए नाकाफी होंगे और यथेष्ट लक्ष्यों को पाने के लिए इससे कहीं बेहतर विकल्प मौजूद हैं। सरकार ने इस पर एक लिखित नोट की मांग की। रिजर्व बैंक ने इन सभी विचारों को पेश करने के साथ साथ नोटबंदी का कदम उठाने से पहले की तैयारियों और उसमें लगने वाले समय का एक खाका भी पेश किया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने यह भी रेखांकित किया कि बिना तैयारी के नोटबंदी लागू करने पर क्या होगा। वे आगे लिखते हैं कि सरकार संभवतः प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाद में इस मुद्दे पर विचार के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसकी बैठकों में रिजर्व बैंक की ओर से एक डिप्टी गवर्नर भी हिस्सा लेते थे। अतः इससे स्पष्ट है कि नोटबंदी का निर्णय करते समय प्रधानमंत्री को उसके काले धन और भ्रष्टाचार पर पकड़ने वाले सीमित प्रभावों और अर्थव्यवस्था और आम जनता को होने वाले संभावित नुकसान की पूरी जानकारी थी। इसके अलावा मीडिया में इस बात की जोरों से अटकलें चल रही थीं कि प्रधानमंत्री ने अपना काफ़ी वक्त पूना के चार्टर्ड अकाउंटेंटों के एक आर्थिक सलाहकार समूह के साथ गुजारा था जो विदेशी ज्ञान के बरकस भारतीय अर्थव्यवस्था की खास समझ रखते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, इतनी सब जानकारी के बावजूद प्रधानमंत्री ने काले धन व भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के प्रति
अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए नोटबंदी को ही क्यों चुना? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें काले धन और भ्रष्टाचार की जनता में मौजूद समझ में आए बदलावों की प्रकृति पर ध्यान देना होगा। नोटबंदी पर चली आलोचनात्मक बहसों में हालांकि बहुत सारी बौद्धिक ऊर्जा खर्च की गई, परंतु इन बहसों में भ्रष्टाचार और काले धन की गढ़ी हुई छवियों और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके राजनीतिक इस्तेमाल के संदर्भ पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। इसकी एक व्याख्या यह है कि आलोचक नोटबंदी के वित्तीय और आर्थिक दुष्परिणामों को लेकर इतने ज़्यादा पूर्वाग्रहग्रस्त थे कि उन्होंने इस कदम के पीछे की राजनीति की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। दूसरी व्याख्या है कि जिस तरह आम जनता को यह भरोसा दिला दिया गया था कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार और काले धन पर शिकंजा कसने जा रहे हैं, आलोचक भी कहीं न कहीं भरोसे के जाल में फंस गए थे। आने वाले अध्यायों में हम काले धन और भ्रष्टाचार को राजनीतिक संदर्भ में रखकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों की बदलती छवियों को प्रधानमंत्री की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कैसे जानबूझकर इस्तेमाल किया गया। नव उदारवादी व्यवस्था और भ्रष्टाचार। अब हमारे सामने यह प्रस्तावना आती है कि दुनिया भर में नव उदारवादी अर्थव्यवस्था का उभार ही वह परिघटना है जो न सिर्फ व्यापक स्तर पर सामने आए भ्रष्टाचार और काले धन की जड़ में है, बल्कि उन्हें नई परिघटनात्मक ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार है। इसने लेन देन के इस विराट घोटाला स्वरूप की ओर लोगों के ध्यान और उनकी कल्पनाशीलता को खींचा है, जो विदेशों में जमा नगद रकम के भंडारों से ताल्लुक रखते हैं। आम लोगों की नज़र में यह रकम को बाहर निकालने के लिए इस बुराई को चिरस्थायी बनाने वाली ताकतों के विरुद्ध एक सशक्त और दृढ़ संकल्प सद्गुणी नेतृत्व की दरकार होगी। लोगों में मौजूद इस छवि को भुनाने के लिए एक ऐसी रणनीति की जरूरत थी जो उनकी ख्याली छवि को अपील करे, उनकी भावनाओं को भड़काए और साथ ही समाज को तमाम बुराइयों से मुक्त करने वाले सद्गुणी और अटल नेतृत्व के रूप में खुद की एक छवि गढ़ सकें। आइए पहले हम भ्रष्टाचार की अवधारणा में आए रूपांतरण तथा उसके रूप और आम लोगों तथा उनकी समझ में आए बदलावों का एक सरसरी जायजा लेते हैं। भ्रष्टाचार की एक प्राचीनता है। दरअसल यह प्राचीन काल से ही मौजूद रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक सामाजिक बुद्धिभ्रंश के तौर पर इसकी व्यापक मौजूदगी की चर्चा की गई है, जिसका उस समय भी एक लंबा इतिहास था। इस ऐतिहासिकता के बावजूद
दूसरे विश्व युद्ध के भी काफ़ी समय बाद तक समाज विज्ञान के शोधों में भ्रष्टाचार पर काम करना राजनीतिक रूप से सही या फैशनेबल नहीं समझा जाता था, लेकिन यह सब अब बदल चुका है। 1980 के दशक के मध्य तक समाज विज्ञान में भ्रष्टाचार संबंधी अध्ययनों की बाढ़ आ गई। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। पड़ोसी एशिया पैसिफिक देशों में 1990 के दशक से भ्रष्टाचार पर शोध तेजी से बढ़कर उद्योग का रूप ले रहा है। दरअसल भ्रष्टाचार के वैश्वीकरण ने बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में यह तीव्र इच्छा पैदा की कि एशिया पैसिफिक देशों और दुनिया के अन्य भागों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के उपाय खोजे जाएं। विश्व बैंक ने एक भ्रष्टाचार विरोधी जानकारी केंद्र कायम किया। अक्टूबर 2003 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में भ्रष्टाचार विरोधी समझौता हुआ, जिसका अनुमोदन करने वाले सदस्य देशों के लिए इसके प्रावधान कानूनी तौर पर बाध्यकारी भ्रष्टाचार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय उपकरण थे। इस पर 140 देशों ने हस्ताक्षर किए। भारत ने 2005 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया और 2011 में इसका अनुमोदन किया। मोटे तौर पर भ्रष्टाचार को दो तरह से परिभाषित किया जाता है। पहला, इसके संकुचित शाब्दिक अर्थ में, यानी क्षुद्र गली मोहल्ले के स्तर का रोजमर्रा के कामों में या चिटपुट होने वाला भ्रष्टाचार। इससे व्यापक तौर पर रिश्वत से जुड़ा माना जाता है। दूसरा, दानवी स्तर का भ्रष्टाचार है, जो बड़े घोटालों या संसाधनों के ऐसे हस्तांतरण से संबंधित है जिसमें नेता, नौकरशाह और बड़े व्यापारी समूह शामिल हैं। भ्रष्टाचार की आमतौर पर प्रचलित परिभाषा निजी फायदे के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार के संकुचित अर्थ से ही संबंधित है, जिससे हम कौटिल्य के जमाने से ही परिचित हैं। इस किस्म के भ्रष्टाचार की सफलता उस समय भी थी जिस समय जीभ पर रखा शहद या जहर का स्वाद लेने से नहीं बचा जा सकता। उसी तरह एक सरकारी मुलाजिम के लिए या कम से कम उसके एक हिस्से के लिए चोरी के प्रलोभन से बच पाना भी असंभव है। जिस तरह यह पता करना संभव नहीं कि जल में विचरती मछली ने पानी पिया या नहीं, वैसे ही यह पता लगाना भी संभव नहीं है कि सार्वजनिक काम में लगे किसी सरकारी मुलाजिम ने पैसा खाया है अथवा नहीं। बहुत लंबे समय तक भ्रष्टाचार को इसी संकुचित अर्थ में समझा जाता रहा है और अधिकांशतः जब लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, व्यवसायिक करों और वन विभाग के कर्मचारियों को या बिजली पानी जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए दी जाने वाली रिश्वत से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन पिछले 3 दशकों के दौरान आम जनता में व्याप्त भ्रष्टाचार की अवधारणा में धीरे धीरे एक बदलाव आया है, जो छोटे स्तर के भ्रष्टाचार से दैत्याकार भ्रष्टाचार की ओर है। वाशिंगटन आप सहमति के बैनर तेल दुनिया भर में थोपे गए व्यापक ढांचागत समायोजन
कार्यक्रम के परिणामस्वरूप विकास की रणनीति का राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से निगमीकृत अर्थव्यवस्था में संक्रमण हुआ, जिसने प्राकृतिक संसाधनों और प्रमुख औद्योगिक और आधारभूत क्षेत्रों को निजी पूंजी की लूट के लिए खोल दिया। भ्रष्टाचार में हुए इस समग्र बदलाव आम जिंदगी के छोटे रोजमर्रा के छिटपुट या स्थानीय पैमाने के भ्रष्टाचार की जगह दैत्याकार घोटाले के रूप में भ्रष्टाचार की जड़ निजीकरण ही है। यह कैसी विडंबना है कि आर्थिक सुधारों से न तो प्रतियोगिता आई न दक्षता, बल्कि भाई भतीजावादी पूंजीवाद का जन्म हुआ, जिसमें प्राथमिकता के नाम पर बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का कौड़ियों के दाम में अपने को अलाटमेंट कर दिया जाता है, या आधारभूत ढांचे मसलन राजमार्ग, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के ठेके हथिया लिए जाते हैं और बिजली, पानी और दूरसंचार जैसी सार्वजनिक उपभोग की सेवाओं का निजीकरण कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा मारामारी सामाजिक महत्व की सेवाओं, शिक्षा, इलाज इत्यादि में निजी लूट के रास्ते खोलने को लेकर देखी गई। यह विरोधाभासी लग सकता है कि निजीकरण और उदारीकरण का संपूर्ण सैद्धांतिक आधार इस प्रस्तावना पर टिका था कि अर्थव्यवस्था के राज्य या सार्वजनिक क्षेत्र की कमान में रहने का परिणाम नियम कानूनों और अनियंत्रणों की अधिकता को जन्म देता है। जैसे लाइसेंस राज जो लगान वसूली की तरफ ले जाता है, यानी व्यवसाय शुरू करने की अनुमति या लाइसेंस पाने के लिए रिश्वत के रूप में भ्रष्टाचार, जिसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से अनुत्पादक मुनाफा कमाने के रूप में होता है। अतः यह तर्क दिया गया कि राज्य को प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधियों से हट जाना चाहिए और उसकी जगह निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए एक नियामक प्रणाली बनानी चाहिए। लेकिन वास्तव में नव उदारवादी सुधारों ने व्यापक भाई भतीजावादी पूंजीवादियों को जन्म दिया, जिसमें कुछ शक्तिशाली निहित स्वार्थ अपने फायदे के लिए राज्य मशीनरी पर कब्जा जमा लेते हैं। इस प्रक्रिया को राज्य पर कब्जा या नियामक प्रणाली पर कब्जा के नाम से जाना जाने लगा है। पूंजी विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसी नीतिगत रणनीतियां बना सकती है। भाई भतीजावादी पूंजीवाद कानूनों को जाने बूझे तरीके से अपने हित के अनुसार ढालने की क्षमता रखता है और सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुंचाता है। जब व्यावसायिक निहित स्वार्थ कानूनी, राजनीतिक या नियामक वातावरण को अपने हिसाब से ढालने और जनहित में बनी नीतियों को विकृत करने में सफल हो जाते हैं, तो इससे उन्हें भ्रष्टाचार के असीमित अवसर मिल जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक सुधार और उनसे उपजा भाई भतीजावादी पूंजीवाद ही भ्रष्टाचार के दैत्याकार घोटाले के स्तर पर पहुंचने की असली वजह है। इनसे लोगों में भ्रष्टाचार की अवधारणा को बदला है और भ्रष्टाचारियों के प्रति घोर नफरत पैदा की है। भ्रष्टाचार का वस्तुगत आकलन बहुत मुश्किल है। इससे सबसे भ्रष्ट लेन देन पर्दे के पीछे होते हैं और उसमें शामिल सभी भ्रष्टाचारियों का हित उन्हें छिपाए रखने में ही होता है। लेकिन दैत्याकार घोटालों को छिपाना अक्सर कठिन होता है और प्राय मीडिया सनसनीखेज बनाने के लिए अरबों रुपए के इन अनैतिक घोटालों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। उदारीकरण के बाद भारत में ऐसे बहुत से घोटाले प्रकाश में आए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत से अभी तक के एक ब्यौरे के मुताबिक
सबसे बड़े भ्रष्टाचार के ऐसे 28 स्कैंडल अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इनमें प्रति घोटाला औसतन 36,000 करोड़ रुपए का हुआ। इन घोटालों में केंद्र सरकार में बैठे लोगों से लेकर राज्य सरकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल रहे हैं। लेकिन इन घोटालों के पूरे दौर में केंद्र सरकार में सबसे लंबे समय तक संपर्क यूपीए की सरकार रही। शायद नव उदारवादी शासन के हाल के इतिहास में भ्रष्टाचार के स्कैंडल पहले कभी इतनी गगनचुंबी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे थे, न ही कभी मीडिया का इनकी तरफ इस कदर ध्यान गया था। यही वजह है कि संपर्क की अगुवा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों के दिलों में इतनी नफरत गहरी हो गई। 120 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। भ्रष्टाचार का वस्तुगत आकलन बहुत मुश्किल है। सबसे भ्रष्ट लेन देन पर्दे के पीछे होते हैं और उसमें शामिल सभी भ्रष्टाचारियों का हित उन्हें छिपाए रखने में ही होता है। लेकिन दैत्याकार घोटालों को छिपाना अक्सर कठिन होता है और पराय मीडिया सनसनीखेज बनाने के लिए अरबों रुपए के इन अनैतिक घोटालों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। उदारीकरण के बाद भारत में ऐसे बहुत से घोटाले प्रकाश में आए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत से अभी तक के एक ब्यौरे के मुताबिक सबसे बड़े भ्रष्टाचार के ऐसे 28 स्कैंडल अब तक सामने आ चुके हैं जिसमें लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। इनमें प्रति घोटाला औसतन 36,000 करोड़ रुपए का हुआ है। इन घोटालों में केंद्र सरकार में बैठे लोगों से लेकर राज्य सरकारों और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग शामिल रहे हैं। लेकिन इन घोटालों के पूरे दौर में केंद्र सरकार में सबसे लंबे समय तक संपर्क यूपीए की सरकार रही। शायद नव उदारवादी शासन के हाल के इतिहास में भ्रष्टाचार के स्कैंडल पहले कभी इतनी गगनचुंबी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचे थे, न ही कभी मीडिया का इनकी तरफ इस तरह कदर ध्यान गया था। यही वजह है कि संपर्क की अगुवा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत इतनी गहरी हो गई। यहाँ कुछ चुनिंदा घोटालों की एक वानगी पेश है जो आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप सामने आई। भाई भतीजावादी पूंजीवाद के क्लासिक उदाहरण माने जाते हैं। हमारा राष्ट्रीय चेतना के लिए यह बहुत बड़ा आगाह था कि हमारी आंखों के सामने हमारे बुनियादी प्राकृतिक संसाधनों जैसे धरती, जमीन और कोयला खाने, जल, पानी और जल विद्युत परियोजनाएं, वायु, 2G और समुद्र तेल के कुएं की बेशुमार दौलत को निगमों और राजनीतिक निहित स्वार्थों की खातिर कौड़ियों के मोल नीलाम कर दिया गया। 2012 में हुए कोयला घोटाले में सार्वजनिक खजाने को अनुमानित 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। देश के महालेखाकार की रिपोर्ट में कोयले की 194 खानों की नीलामी में बरती गई अनियमितताओं का खुलासा किया गया। अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के नाम पर 2013-15 के बीच केंद्र में राज्य सरकारों और बड़े पूंजीपतियों के बीच करीब 160 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जो सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी के रूप में थे। राजनीतिक नेतृत्व बड़े निगमों और नौकरशाही की मिलीभगत से इन परियोजनाओं के औचित्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को लेकर जन सुनवाई में उठे सवालों को दत्ता बताते हुए इन्हें अनुमति प्रदान कर दी गई। 2008 में हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भारत के दैत्याकार घोटालों में से एक था। महालेखाकार परीक्षक के
अनुदान के मुताबिक हम घोटाले से सरकार को 1,76,000 करोड़ का चूना लगा। समुद्र के भीतर तेल के कुओं का रिलायंस को आवंटन और भुगतान की किस्तों में घपलेबाजी से सरकारी खजाने को साल दर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिसके खिलाफ अक्सर जनहित याचिकाएं दायर हुई, जिन पर फैसले टलते रहे। 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाले में कांग्रेस के नेताओं, नौकरशाहों और बड़े निगमों के बीच कई हजार करोड़ रुपए की बंदरबांट हुई। 2014 में संपर्क सरकार के अंत तक आते आते जनता भ्रष्टाचार को संकुचित रोजमर्रा के चिटपुट और स्थानीय भ्रष्टाचार से पूर्णतः अलग दैत्याकार घोटालों के रूप में समझने लगी थी। चिटपुट रिश्वत के रूप में भ्रष्टाचार का दैत्याकार घोटालों में बदलना सिर्फ राष्ट्रीय सत्ताधारी पार्टियों तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्यों में भी यही हो रहा था। महालेखाकार परीक्षक के आरोप के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार ने 2006 से 11 के बीच 1784 करोड़ रुपए की 90,000 एकड़ जमीन को निजी कंपनियों और व्यक्तियों को आवंटित करने में भारी अनियमितताएं बरतीं। तदर्थ स्वेच्छाचारी और मनमाने तरीके से औने पौने दामों पर आवंटन कर दिया गया और इसके एवज में तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र की कंपनियों में निवेश करवाया गया। ऐसा नहीं है कि अधिकांश जनता के रोजमर्रा के जीवन के अनुभव से चिटपुट भ्रष्टाचार गायब हो गया है। इसके विपरीत अनुमानों के अनुसार अभी भी जनता से छोटे स्तर पर जबरन वसूली जाने वाली रिश्वतों की कुल राशि दैत्याकार घोटाले के बराबर या उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन लोगों का गुस्सा और नफरत पूरी तरह से घोटालेबाजों के खिलाफ केंद्रित हो गया है, जिसके दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गोलबंदी घोटाले के विरोध में मध्य वर्ग और गरीब जनता की प्रतिक्रिया पर आधारित थी, जिसने अन्ना हजारे, केजरीवाल और उनके सहयोगियों और समर्थकों द्वारा शुरू किए गए इंडिया अगेंस्ट करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत आंदोलन के रूप में संपर्क के दूसरे शासनकाल के अंतिम वर्ष में भारी भरकम भ्रष्टाचार के स्कैंडलों के सामने आने के बाद 2010 में ही जोर पकड़ा। राष्ट्र के भीतर बना यह व्यापक भ्रष्टाचार विरोध मूड ही भारतीय जनता पार्टी जैसी प्रमुख पार्टियों के लिए वह सुनहरा मौका था, जिसके दम पर वे सत्ता के गलियारों में पहुंच सकती थी। इसके लिए उन्हें एक ऐसे जननेता की दरकार थी जो लोगों की कल्पनाशीलता में पैठ बना सके और लोगों में यह विश्वास पैदा कर सके कि वह राष्ट्र को भ्रष्टाचार के कोड़ से मुक्ति दिलाएगा। नोटबंदी के हथियार से भ्रष्टाचार और काले धन का विनाश करने की पूरी संकल्पना के पीछे राजनीतिक बाजीगरी का यही तत्व मौजूद था। एक बाजीगर की तरह आम जनता की नज़र से भ्रष्टाचार की असल वजह को होजल रखा गया, यानी आर्थिक सुधार जिनके शुरू होने के बाद ही भ्रष्टाचार का विस्फोट हुआ। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ में एक ही राजनीतिक पार्टी है और यह कि भ्रष्टाचार की सारी कमाई काले धन के भंडारों के रूप में तय लगाकर रखी गई है। यह सब इसके बावजूद हुआ कि यथार्थ इसके विपरीत था। भ्रष्टाचार की कमाई कैसे रखी जाती है? उदाहरण के लिए हम एक नेता द्वारा भ्रष्ट तरीके से की गई भारी भरकम कमाई का वास्तविक उदाहरण लेते हैं कि उसने उस काली कमाई का क्या किया। झारखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 2009 में गिरफ्तार किया गया और उन पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाकर सजा दी गई। इस मुकदमे के दौरान पता चला कि उसकी काली कमाई 700 शेल कंपनियों में लगी थी। इसके अलावा खानों, एक समुद्री टापू, जमीन लोहा उद्योग, उसके चुनाव क्षेत्र के निजी कॉलेजों, पंजाब और हरियाणा जैसे सुदूर राज्यों में ट्रकों और परिवहन, दिल्ली और पुरी के होटलों, एक थीम पार्क, शराब के कारखानों, प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों में भी इस काली कमाई का निवेश किया गया था।
इस प्रकार अधिकांश काली कमाई अर्थव्यवस्था में लगकर सफ़ेद हो जाती है। फिर कौन सा वह काला धन है जो नोटबंदी से बाहर आएगा? काले धन के प्रभाव को स्थिर भंडार के रूप में देखने का मिथक। आइए अब काले धन की प्रकृति के बारे में कुछ पहले से ज्ञात बुनियादी बातों पर एक सरसरी निगाह डाल दी जाए। यह किन स्रोतों से पैदा होती है, किन रूपों में इसे रखा जाता है और इसके रोकथाम के साधन क्या है? सीधी भाषा में काला धन वह धन है जिस पर टैक्स नहीं भरा गया। एक इतनी ही महत्वपूर्ण और सीधी सी बात यह भी है कि काला धन प्रवाहमान होता है, इसकी जमाखोरी नहीं होती, यानी इसे एक झटके में न तो कब्जे में लिया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है और न ही हिसाब में लगाया जा सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था में काले धन की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह एक नई परिघटना है कि 1990 के दशक में हुए आर्थिक सुधारों के परिणाम स्वरूप आश्चर्यजनक रूप से इसकी मात्रा बढ़ गई है। धन्यवाद।